हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एपिसोड देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जियोंग अपने मुख्य राज रसोइया के कपड़े पहनकर वहाँ पर आ चुकी होती है। फिर महाराज भी वहाँ पर आते हैं और अपनी जगह पर बैठते हैं। फिर मुख्य शाही सचिव कहते हैं कि लेट होने के लिए हम माजरत चाहते हैं और अब हमारा कंपटीशन शुरू होगा और पहले राउंड के लिए जो हमने पकवान बनाना है वो मीट से कोई ऐसी डिश है जो पहले कभी ना बनाई गई हो और ना ही वो पहले कभी देखा गया हो। फिर कंपटीशन स्टार्ट कर दिया जाता है। सभी बावर्ची अपने अपने हाथ धोते हैं और अपने कामों को लग जाते हैं। जियोंग का हाथ दर्द कर रहा होता है और वो उसे देख रही होती है और महाराज जियोंग को देख रहे होते हैं। फिर दोनों कंट्रीज के शेफ अपना खाना बनाने लगते हैं। जियोंग उन्हें देख रही होती है कि वो लोग क्या बना रहे हैं। फिर कहती है कि मुझे उन पे नहीं बल्कि अपनी डिश पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। फिर जब जियोंग अपना चिली पाउडर मांगती है तो बावर्ची सिम कहते हैं कि वो बावर्ची मैन उसे ढूंढ रहे हैं। तो जियोंग कहती है कि आप क्या कह रहे हो। कितने में वहाँ पर बावर्ची मैन भी आ जाते हैं और वो आकर कहते हैं कि एक मुसीबत हो गई है, वो मिर्च का मसाला कहीं भी नहीं मिल रहा। बावर्ची मैन कहते हैं कि हमने इसे संभाल कर तो रखा था, क्या तुमने कोना कोना देखा। तो बावर्ची मैन कहते हैं कि जी हाँ, मैंने हर जगह देख लिया है, ना तो कहीं भी लाल मिर्च है और ना ही लाल मिर्च की चटनी। बावर्ची मियां कहते हैं कि कंपटीशन शुरू होने से पहले तुम लोगों ने अपने सामान को क्यों नहीं देखा। तो बावर्ची मैन कहते हैं कि मैं रात को ही तो देख कर आया था। जियोंग सोचने लगती है कि अब ये क्या मुसीबत है। फिर वो बावर्ची मैन से पूछती है कि आपको पक्का यकीन है कि वहाँ पर मिर्च नहीं है। तो बावर्ची मैन कहते हैं कि जी हाँ, वहाँ पर नहीं है। तो जियोंग कहती है कि फिर हमें कुछ और सोचना होगा, हम ऐसे अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। बावर्ची मैन कहते हैं कि हम अब एन वक्त पे कैसे कुछ नया बना सकते हैं। बावर्ची मियां कहते हैं कि हम सोया सॉस में बना हुआ मांस से बना लेते हैं। तो बावर्ची मैन कहते हैं कि वो कोई ऐसी डिश नहीं है जिसे पहले ना देखा गया हो। फिर जियोंग सोचने लगती है कि मुझे ऐसा पकवान बनाना है जो अनोखा हो और इस युग में वो ना हो। फिर जियोंग को एक डिश याद आ जाती है। जियोंग जल्दी से फिर उन सबसे मदिरा मंगवाती है। फिर जियोंग सबको उनका काम बताती है और खाना बनाना शुरू करती है और फिर मदिरा भी आ जाती है। तो जियोंग मीट के साथ कुछ सामग्री को मिलाते हुए सारी मदिरा उसमें फेंक देती है। मदिरा की खुशबू बायलोंग तक भी पहुंचती है। तो वो कहते हैं कि ये कैसी खुशबू है। ये एक ऐसी मदिरा की खुशबू है जो चावलों से बनी है। समझ में नहीं आ रहा कि ये लड़की क्या बना रही है। कॉर्नवेली कहते हैं कि मीट से स्मेल को खत्म करने के लिए उसे मदिरा से धोया जाता है, पर इसने तो मीट में ही सारी मदिरा मिला दी है। यह फिर कहती है कि लगता है कि इन्होंने पहले ही हार मान ली है। बायलोंग कहते हैं कि ये लोग जो कुछ भी बना रहे हैं ये तो तय है कि पहले कभी भी ये नहीं देखा गया। तो यह फिर कहती है कि हाँ, ये हो सकता है, लेकिन ये लोग जितने भी मेहनत कर ले जीतेंगे तो हम ही, क्योंकि मैंने इनकी एक खास चीज चुरा ली है। फिर बावर्ची इन जियोंग से पूछते हैं कि अब इसे पकने में कितना वक्त लगेगा। तो जियोंग कहती है कि करीब 1 घंटा और इसे थोड़ी थोड़ी देर बाद देखते रहना। तो बावर्ची कहते हैं कि क्यों थोड़ी देर बाद क्यों देखना है, अब इसको पकाने की जिम्मेदारी मेरी है, तो फिक्र मत करो, मैं इसे जलने बिल्कुल नहीं दूंगा। महाराज भी सोचने लगते हैं कि बावर्ची यौन आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। सभी मंत्री भी आपस में बातें करने लगती है कि ये मीट को मदीना में बना रही है, आखिर ये पागल तो नहीं हो गई। मिंग के बावर्ची तो इन सबसे बहुत आगे लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि पहले दौर में हमारे बावर्ची हमारी नाक कटवा कर रहेंगे। मिंग का ट्रांसलेटर युगोंग को बताता है कि इनके मंत्री अपने ही बावर्चियों के टैलेंट पर शक कर रहे हैं। तो युगोंग कहता है कि जोशियों के बावर्चियों को देखकर लग तो नहीं रहा कि ये कुछ अच्छा बना रहे हैं, खुशबू तो अच्छी नहीं आ रही मिंग के मुकाबले में। मिंग के बावर्ची तो बहुत ही अच्छे से अपना पकवान बना रहे हैं और उसके साथ साथ इनकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। तो महाराज कहते हैं कि सिर्फ स्मेल से ही हमें पता नहीं चल सकता कि हमारा पकवान कैसा है। इसका पता करने के लिए हमें पकवान को चखना पड़ता है और ये तो आखिर में ही पता चलेगा कि किसका पकवान कितना अच्छा है। आखिर हमारे बावर्ची भी पूरे जोशियों के आन बान और शान है। फिर मंत्री आपस में बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि ये लोग अलग अलग देशों के खाने बनाने की बातें करते हैं और हरकतें तो इनकी नौसिखियों जैसी हैं और ये सब कुछ वो लोग जोशियों के बावर्चियों के लिए ही कह रहे होते हैं और कहते हैं कि मिंग के बावर्चियों को तो देखो, वो कितना प्रोफेशनली काम कर रहे हैं। तो मंत्री युगोंग कहते हैं कि जरा सब्र तो करो, क्या पता मीट में मदिरा मिलाने को उसका स्वाद ही बदल जाए। फिर जब या फिर चिली पाउडर यूज करती है तो हर तरफ उसकी खुशबू फैल जाती है, जिसकी वजह से सब छींकने लगते हैं। किलगिन कहती है कि ये खुशबू
कुछ जानी पहचानी है। जियोंग याफेसू के खाने को देखती है और कहती है कि अच्छा यानी इसने चुराई है। फिर जियोंग अपना काम छोड़कर याफेसू की डिश को ही देखने लगती है ताकि वो इस बात को कंफर्म कर ले कि वो उसकी ही स्पाइसेस हैं। जियोंग देखती है तो कहती है कि मारे गए, ये नहीं हो सकता। फिर कॉनवेली भी वहाँ पर एक मदिरा निकालता है। बावर्ची मिन देखते हैं तो कहते हैं कि लगता है कि उनकी मदिरा भी कोई खास है। तो बावर्ची सिंह कहते हैं कि लगता है कि ये वही मशहूर कुफू मदिरा है, एक वो मदिरा जो कुफू वंश के पास होती है। महाराज जिन्हें कहते हैं कि सच में मिंग के बावर्चियों के खाना पकाने का तरीका बहुत ही अलग है और उनका पकवान ऐसा है जो पहले कभी ना देखा गया हो। तो ये कौन कहता है कि जी हाँ, मुझे यकीन है कि याफेसू जो डिश बना रही है वो पहले कभी नहीं देखी गई होगी और आज हम आपको एक खास मदिरा भी पिलाएंगे जो कॉनवेली बनाता है। इस खाने को खास मदिरा के साथ परोसा जाएगा जो इस खाने का टेस्ट और भी बढ़ा देगी। फिर सबके पास बस कुछ ही मिनट रह जाते हैं। जियोंग जब मीट निकालने वाली होती है तो उसका हाथ बहुत ज्यादा दर्द करता है और बावर्ची इम उसे कहते हैं कि आप रहने दो, मैं निकाल देता हूँ। फिर सभी अपनी डिशेस को लास्ट टच देते हैं। फिर जियोंग अपने मीट को कढ़ाई में डालती है और उसे फ्लैम्बे करती है। जियोंग मदिरा को कढ़ाई के इर्द गिर्द फेंकती है जिससे कि उसमें आग लग जाती है और सब लोग ये देखकर बहुत सेटिस्फाई होते हैं। तो याफेसू भी जियोंग को देखकर ऐसे ही करती है। फिर इसके बाद दोनों बावर्ची अपनी डिशेस को रेडी करते हैं। फिर टाइम खत्म हो जाता है और मुख्य शहर सचिव दोनों बावर्चियों से कहते हैं कि वो पीछे हट जाएं। फिर दोनों कंट्रीज की डिशेस को महाराज और युकोंग के सामने रखा जाता है। मुख्य शहर सचिव कहते हैं कि अब खाने को चखा जाएगा और खाने को चखने के बाद हम महाराज और मंत्री युकोंग को एक पेज और इंक देंगे और आप दोनों को दोनों देशों के बावर्चियों को 10 में से अंक देने होंगे। तो पहले जोसियों का पकवान पेश किया जाएगा। सेवक आती है और खाने को चख कर महाराज को खाने का इशारा भी करती है और फिर महाराज और युकोंग दोनों ही जियोंग के बनाए हुए खाने को चखते हैं। एज यूजुअल खाना खाने के बाद वो फिर से कहीं और ही टेलीपोर्ट हो जाते हैं और इस बार महाराज के साथ युकोंग भी होते हैं। दोनों को ही जियोंग का बनाया हुआ खाना बहुत ज्यादा पसंद आता है। फिर महाराज जियोंग की डिश की तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि इतना मुलायम मांस आज तक किसी ने नहीं खाया होगा। तो जियोंग कहती है कि इसे कहते हैं चावल मदिरा से बनने वाला मांस बोर्गिनियोन और आखिर तुम्हारे इस पकवान का क्या नाम है। फिर जियोंग उन्हें बताती है कि इसे मैंने किस तरह से बनाया है। युकोंग कहता है कि मीट का स्वाद तो सच में इतना अच्छा है कि आप फलों के बागात में पहुंच जाते हैं। महाराज कहते हैं कि ये सच में बहुत अच्छा है। चावल और मदिरा का स्वाद भी इसमें बरकरार है मगर मदिरा का स्वाद महसूस नहीं होता और ऐसा कैसे हुआ। तो जियोंग कहती है कि जब हमने मीट को चावल मदिरा के साथ बनाया था तो मदिरा भाप बनकर उड़ गई और उसके बाद हमने हमारे मीट को फ्लैम्बे भी किया। तो महाराज कहते हैं कि फ्लैम्बे। तो जियोंग कहती है कि फ्लैम्बे आपने कुछ देर पहले देखा था ना कि कढ़ाई में आग लगी थी, इससे मीट के अंदर मौजूद मदिरा उड़ जाती है। तो ये कौन कहता है कि ये भी सही है। तो प्रिंस जैसन कहते हैं कि इतना ताजगी भरा एहसास और ऐसा मांस जो मुंह में जाते ही खुल जाए, तुम तो सच में काबिले तारीफ हो बावर्ची। मंत्री वोजिन कहते हैं कि इसके बाद तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि मिंग के बावर्ची भी ऐसा खाना नहीं बना पाएंगे। तो ये कौन कहता है कि क्या पता ऐसा हो सकता हो। तो ये कौन कहता है कि ये तो पसली मांस का पकवान है, तो ऐसा नहीं है कि इसे पहले कभी ना देखा गया हो। तो जियोंग कहती है कि ये पकवान आपको आज के युग में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो युकोंग कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। तो जियोंग कहती है कि ये पकवान फ्रांस में बनाया जाता है, वो भी 100 साल बाद के फ्रांस में। और ये मैं आपको अपने यकीन से कह रही हूँ कि ये पकवान पूरी दुनिया में और कहीं से नहीं मिलता। फ्रांस में सभी माएँ अपने घर वालों के लिए ये पकवान रोज बनाती हैं, इसलिए मैं जब भी ये बनाती हूँ तो ये सोचती हूँ कि अगर मेरी माँ होती तो वो भी मुझे ऐसे ही बनाकर खिलाती और इसमें उनका प्यार भी होता। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये वाला पकवान इस युग में आपको कहीं नहीं मिलेगा और मेरे लिए इसे किसी भी युग में मिलना नामुमकिन है। जियोंग की सारी बातें सुनकर महाराज की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वहाँ पर मौजूद सभी लोग जियोंग की बात सुनकर बहुत सेटिस्फाई हो जाते हैं। फिर मिंग के बावर्चियों की पकवान की बारी आती है। युकोंग याफेसू से पूछता है कि ये तुमने क्या बनाया है। तो याफेसू कहती है कि माय लॉर्ड मैंने ये पहली बार बनाया है आज। फिर याफेसू अपनी डिश की डिटेलिंग बताती है। तो जियोंग उसकी डिश देखती है और सोचती है कि ये तो पहली बार इसी युग में बनी थी, तो इसका मतलब है कि इस डिश को बनाने वाली याफेसू है। फिर महाराज की सेवक उस डिश को चेक करती है और महाराज को खाने के लिए कहती है। महाराज और युकोंग उस डिश को खाकर दोनों लावा के पास पहुंच जाते हैं। फिर महाराज कहते हैं कि ये तो काफी रसीला लग रहा है, ये आखिर कौन सा पकवान है। याफेसू महाराज को अपना बनाने का तरीका बताती है। युकोंग पूछते हैं कि तुमने इसमें इतना स्पाइसी टेस्ट कैसे ऐड किया है। तो याफेसू कहती है कि मैंने अपनी
चिकन को स्पाइसी करने के लिए इसमें सीक्रेट सॉस ऐड। फिर महाराज मदिरा पीते हैं और कहते हैं कि ये मदिरा उसकी स्पाइसीनेस को कम कर रही है और इसका एक अलग ही स्वाद है और यही एक वंश की पहचान बन सकती है। तो कॉर्नवेल भी आगे आता है और महाराज को शुक्रिया कहता है। फिर महाराज कहते हैं कि आपका पकवान ऐसा तो नहीं है जो पहले कभी न देखा गया हो। जोशियों में एक ऐसा ही पकवान बनता है, वो भी मुर्गे के मांस से ही बनता है और खान चौन कहते हैं हम उसे। तो याफेसु कहती है कि मैंने इस डिश को खुद टेस्ट करते हुए बनाया है और मैंने इसे सब डिशेस से डिफरेंट बनाया है और जो चीज इसे बाकी डिशेस से डिफरेंट करती है वो है हमारी स्पेशल सॉस लायो। तो युकोंग भी याफेसु की तारीफ करता है और कहता है कि याफेसु ने जो लाल तेल बनाया है वो मिंग की शान है और इस बात में कोई शक नहीं कि आज से पहले ये लाल तेल कहीं नहीं देखा गया। तो जियोंग सोचने लगती है कि इसने जरूर मेरा चिली पेपर इसमें डाला होगा। याफेसु जितनी मर्जी टैलेंटेड हो जाए लेकिन ये रेड ऑयल इसके अलावा नहीं बन सकता। तो इसका मतलब कि क्या वो इसी ने चुराया है? युकोंग कहता है कि मेरे ख्याल से अब हमें रिजल्ट अनाउंस करने चाहिए। तो महाराज कहते हैं कि क्यों नहीं, तो आप बताइए कि आपको कौन सा पकवान ज्यादा अच्छा लगा। तो युकोंग कहता है कि मैं माफी चाहूंगा लेकिन मुझे ज्यादा अच्छा पकवान मिंग का लगा है। जोशी का जो पकवान है वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा है लेकिन ये मानना थोड़ा सा मुश्किल है कि वो आज से पहले कभी नहीं देखा गया, तो इसलिए शायद अब जोशी के खाने के वो ज्यादा अंक नहीं दे पाएंगे। तो महाराज कहते हैं कि मैं आपको पहले ही बताता चलूं, चावल मदिरा वाला ये तरीका पहले कभी नहीं बनाया गया है, तो फिर मैं भी मिंग की डिश को ज्यादा नंबर्स नहीं दे पाऊंगा युकोंग। तो महाराज मिंग की डिश को 10 में से 7 मार्क्स देते हैं और युकोंग जोशियो की डिश को 4 मार्क्स देता है। फिर जब मुख्य शाही सचिव उन दोनों पोस्टर्स को एक्सचेंज करने के लिए आते हैं तो वो देखते हैं कि युकोंग ने उन्हें सिर्फ 4 मार्क्स दिए होते हैं और वो महाराज को हाथों से इशारा करते हुए बता देते हैं कि युकोंग ने उन्हें सिर्फ 4 नंबर दिए हैं। फिर महाराज अनाउंस करते हैं कि अब आप सबके सामने फर्स्ट राउंड के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए जाएंगे। तो जियोंग महाराज को रुकने का कहती है। तो महाराज पूछते हैं कि क्या बात है। तो जियोंग कहती है कि विनर अनाउंस करने से पहले मुझे एक बार मिंग का खाना चखने दीजिए। तो युकोंग कहता है कि आखिर मिंग का खाना चखने के पीछे तुम्हारी क्या वजह है। तो जियोंग कहती है कि याफेसु सच में एक अच्छी बावर्ची है लेकिन फिर भी विनर अनाउंस करने से पहले मुझे कुछ जांचना है। तो मुख्य शाही सचिव कहते हैं कि ये गलत है, खाने की जांच सिर्फ महाराज और युकोंग ही कर सकते हैं। तो महाराज मुख्य शाही सचिव से कहते हैं कि रुक जाएं और युकोंग से कहते हैं कि आप मुझे माफ कीजिएगा और जियोंग से पूछते हैं कि तुम्हें किस चीज की जांच करनी है। तो जियोंग कहती है कि मुझे सामग्री की जांच करनी है, पहले मैं इनकी डिश चखूंगी उसके बाद ही मैं कुछ कह सकती हूँ। तो युकोंग कहते हैं क्या तुम ये कहना चाहती हो कि याफेसु ने कोई ऐसा इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किया है जो बैन है। तो जियोंग कहती है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझे खाना चखने दें। तो युकोंग इसके लिए मना कर देता है। बायलोंग आगे बढ़ते हैं और अपनी डिश को उठाते हुए जियोंग के आगे रख देते हैं। याफेसु कहती है कि अंकल आप उसे ये डिश क्यों दे रहे हैं। युकोंग भी गुस्से से चिल्लाता है कि बायलोंग तुम ये क्या कर रहे हो। तो बायलोंग कहते हैं कि शायद इनकी बावर्ची ये देखना चाहती है कि इनके वतन का बनाया हुआ खाना हमने सही बनाया भी है या फिर नहीं। तो युकोंग कहता है कि ये चीजें तुम डिसाइड नहीं करोगे तो तुम पीछे चले जाओ। तो बायलोंग फिर भी कहते हैं कि उसे खाना चखने दिया जाए। महाराज युकोंग से कहते हैं कि आप बैठ जाएं। बायलोंग कहते हैं कि ये मिंग की इज्जत का सवाल है तो आप प्लीज इसकी इजाजत दे दें। महाराज कहते हैं कि दोनों देशों के बावर्ची एक दूसरे का बनाया हुआ खाना चखना चाहते हैं तो मैं महाराज होते हुए इसकी इजाजत देता हूँ और फिर युकोंग भी खाना चखने की परमिशन दे देता है। बायलोंग जियोंग का बनाया हुआ खाना चखते हैं और कहते हैं कि ये स्वाद, इसकी खुशबू, रंग, स्वाद किसी मामले में कोई कमी नहीं है। इसकी तो जितनी तारीफ करो उतनी कम है। मांस की खुशबू तो पूरे मुंह में भर गई है। फिर जियोंग मिंग का खाना चेक करती है और कहती है कि इसका लायू पक्का चिली पेपर से बना हुआ है। फिर जियोंग उनसे पूछती है कि क्या आप बताएंगे कि आपको ये लाल तेल कहाँ मिला, क्या ये सामग्री आप खुद कहीं से लेकर आए हैं। तो बायलोंग याफेसु को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हें ये रेड पाउडर कहाँ से मिला था। तो याफेसु कहती है कि मैंने कानूनी तौर पर ही इस सामग्री को जोशियों से हासिल किया है। तो जियोंग कहती है कि ये पाउडर लाल मिर्च की सामग्री से है जिसे मैंने और मेरे बावर्ची ने तोड़ा, धूप में सुखाया और फिर बहुत मेहनत से इसे बनाया। ये पहले दौर के लिए हमारी सबसे जरूरी सामग्री थी लेकिन हमारी सामग्री आप लोगों के पास कैसे आ गई। फिर महाराज को भी जियोंग की बात याद
आती है जब जियो महाराज को बता रही थी कि लाल मिर्च का पाउडर और लाल मिर्च की चटनी फर्स्ट राउंड के लिए हमारी बहुत ही खास सामग्री है। महाराज सोचते हैं कि हमारी लाल चटनी, इसका मतलब है कि इन लोगों ने लाल तेल हमारी लाल मिर्च से बनाया है। और आखिर इन लोगों को लाल मिर्च मिली कहाँ से? तो ये गोंग महाराज से कहता है कि मेरे ख्याल से हमें इनकी बातें बाद में सुन लेनी चाहिए, पहले हमें ये बता देना चाहिए कि विनर कौन है। तो महाराज कहते हैं कि एक बावर्ची का हथियार उसकी सामग्री होता है और वही उसकी ढाल भी होती है। और अगर आपके साथ ये सब कुछ हुआ होता तो क्या आप इसको ऐसे नजरअंदाज करते? फिर बायलोंग याफेसु से पूछते हैं कि तुमने ये चिली पाउडर कहाँ से लिया था? क्या तुमने इनकी सामग्री को चुराया है? तो याफेसु कहती है कि अंकल, मैंने इनकी सामग्री को नहीं चुराया, बल्कि मैंने अपने काली मिर्च के बदले में इसको खरीदा था। फिर बायलोंग पूछते हैं क्या तुम्हें पता था कि मुख्य राज रसोइया इसे अपने कंपटीशन में इस्तेमाल करने वाली है? तुमने किसी और की सामग्री को चुराया और तुमने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। तुम्हारी इन चीजों की वजह से हमारे मुल्क की भी इंसल्ट होगी और इस कंपटीशन में हमारी भी। और एक बावर्ची होने के नाते मैं इस बात को कभी माफ नहीं करूंगा। फिर बायलोंग महाराज से कहते हैं कि याफेसु ने वो किया है जो एक बावर्ची कभी नहीं कर सकता। तो पहले राउंड में मिंग अपनी हार को मंजूर करता है तो ये गोंग बायलोंग पर चिल्लाता है। तो महाराज कहते हैं कि कंपटीशन की डिग्निटी को बरकरार रखें और इसमें कोई शक नहीं है कि आपके लाए हुए बावर्ची अपने आप में बहुत हुनरमंद हैं। और एक इंसान चाहे जितना भी हुनरमंद हो, लेकिन एक बात बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप इंसानियत में कितने खड़े रहते हैं। जियोंग बायलोंग से कहती है कि आपका शुक्रिया, लेकिन मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि आपको ये चिली पाउडर कहाँ से मिला? तो बायलोंग कहते हैं कि फर्स्ट राउंड का रिजल्ट सामने आ गया है और आप जीत गई हैं। ये कहकर बायलोंग जाने लगते हैं तो याफेसु कहती है कि नहीं, हम हारे नहीं हैं और अंकल, मैं आपको साबित करके बता सकती हूँ कि मैंने ये चिली पाउडर ऐसे ही नहीं चुराया है। सो बायलोंग कहते हैं कि याफेसु, अपनी हार को कबूल कर लो और ये मान लो कि तुमने इनकी सामग्री को चुराया है। याफेसु कहती है कि मैंने इसे नहीं चुराया, मैंने सानवान से ही इसे किसी से लिया था। फिर वो पुलिस स्टेशन की तरफ इशारा करती है और कहती है कि मैंने इनसे रेड चिली पाउडर लिया था। सभी पुलिस स्टेशन को देखने लगते हैं तो महाराज कहते हैं कि आपके बारे में क्या कह रही है चाचा जी? आपने मुख्य राज रसोइये की सामग्री इनको दे दी, वो भी मेरी परमिशन के बिना। तो क्या जो ये कह रही है वो सच है? तो प्रिंस जेसन खड़े होते हैं और हंसने लगते हैं। फिर कहते हैं कि महाराज, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, लेकिन इसमें मुझे आपकी परमिशन की जरूरत नहीं थी। जो भी सामग्री आती है उसकी जांच जरूर होती है और सानवान का निरीक्षण होने के नाते क्या सामग्री आनी चाहिए ये सब कुछ मैं देखता हूँ। महाराज कहते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं, साफ साफ कहिए। प्रिंस जेसन कहते हैं कि कुछ वक्त से मुख्य राज रसोइया रसोई में लाल मिर्च और लाल मिर्च की चटनी लेकर आ रही थी, वो भी बिना किसी की परमिशन के। तो इसीलिए मैंने उसे बाहर फेंकवा दिया। शाही परिवार की हेल्थ अच्छी रहे, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो महाराज कहते हैं कि क्या आपने फिर मिंग से उसे ले जाने के लिए कहा था? तो प्रिंस जेसन कहते हैं कि हाँ, मैंने ही उसे कहा था, क्योंकि वो उसके बदले में मुझे मिंग की बेशकीमती काली मिर्च दे रही थी। तो मुझे लगा कि ये सही सौदा है और मैंने उससे कहा कि ले जाओ, तुम्हें जितना चाहिए तुम वो ले जाओ। मैं आपसे माफी चाहता हूँ, लेकिन अगर ये मुझे पहले बताती तो मैं वो सामग्री कभी भी बाहर नहीं फेंकवाता। फिर प्रिंस जेसन दोबारा से पागलों की तरह हंसते हुए बैठ जाते हैं। ये कौन कहता है कि याफेसु की कोई भी गलती यहाँ पर साबित नहीं होती है, तो क्यों ना हम दोनों ममालिक के स्कोर्स देख लें। बायलोंग याफेसु से कहते हैं, क्या तुम्हें अभी भी पता नहीं चला कि तुमने क्या गलत किया है? तो याफेसु कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं इनोसेंट हूँ। तो बायलोंग कहती है कि तुम जानती थी कि मुख्य राज रसोइया यही सामग्री इस्तेमाल करने वाली है और इसके बावजूद भी तुमने इसे लिया और तुम कहती हो कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं और इसकी वजह से उसकी सामग्री चोरी हो गई, वो भी बिना उसे पता चले। और तुम एक मास्टर कुक बनना डिजर्व नहीं करती हो और अगर एक बावर्ची होने के नाते तुम में कुछ भी इंसानियत बाकी है तो अपनी हार को तुम मान लो। तो जियोंग कहती है कि वैसे थोड़ी गलती मेरी भी है। तो बायलोंग कहते हैं कि हमें आपकी दया नहीं चाहिए। तो जियोंग कहती है कि अरे नहीं, यहाँ पर गलती मेरी भी है। मुझे लगा जो हमने लाल मिर्च बनाई उसे किसी ने चुरा लिया और इसमें कहीं ना कहीं मेरी गलती भी तो है। मैं अपनी इतनी कीमती सामग्री संभाल कर नहीं रख पाई, तो इसलिए हम इस बात को यहीं खत्म करते हैं। तो बायलोंग कहते हैं कि आपने जो कहा उसके लिए आपका शुक्रिया, लेकिन इस दौर में मिंग की हार ही हुई है। महाराज कहते हैं कि दोनों की बातें सुनने के बाद मुझे दोनों ही देशों की बातें जायज लग रही हैं। मिंग की बावर्ची ने सामग्री ली थी सानवान के निरीक्षक से, तो उसमें उनकी भी गलती नहीं है और जोसियो की बावर्ची की सामग्री कंपटीशन शुरू होने से पहले ही गायब हो गई और इसलिए उन्होंने अपनी बात रखी। तो सभी मंत्री भी अपनी राय देने लगते हैं।
हैं और कहते हैं कि मिंग के बावर्ची बायलोंग ने कहा है कि अपना नतीजा चाहे जो भी हो वो अपनी हार को मानते हैं और अगर हम मिंग को जिता देते हैं तो इससे उन्हें खुशी बिल्कुल नहीं होगी और अगर हम जोसियों को इस कंपटीशन में हरा देते हैं तो उनके साथ जो नाइंसाफी हुई है हम उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर इससे तो हम पहले ही दौर में अपने कंपटीशन को कैंसिल करने की तरफ जा रहे हैं। मंत्री सांग कहते हैं कि हम इन सभी बातों को इग्नोर करते हुए इन सबके स्कोर्स देखने चाहिए। फिर प्रिंस जेसन कहते हैं कि मैं क्या कहूँ, मैं तो शायद अब कुछ कहने के लायक ही नहीं हूँ। तो महाराज अब आप जल्दी कीजिए और अपना फैसला सुनाइए। तो महाराज कहते हैं कि ठीक है, सभी बातों को समझते हुए हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि ये कंपटीशन बराबरी पर खत्म होता है। तो ये कौन कहता है कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, यहाँ पर तो साफ साफ पिंक की जीत हुई है। तो महाराज कहते हैं कि साफ तौर पर जीत हुई है, अभी तो इस कंपटीशन के स्कोर्स भी सामने नहीं आए हैं। तो ये कौन फिर से कहते हैं कि मिंग की ही जीत हुई है। तो महाराज कहते हैं कि ठीक है, फर्स्ट राउंड को टाई करने के बदले में मिंग को एक फेवर दिया जाएगा। फिर महाराज सबके सामने आते हैं और कहते हैं कि दोनों देशों ने बहुत ही अच्छा काम किया, इसलिए ये दौर खत्म होता है बराबरी पर। तो ये कौन कहता है कि याफिसो ने एक नई सॉस बनाई थी, लेकिन उसमें जो सामग्री इस्तेमाल हुई वो जोसियों की थी, तो इसलिए हम इस कंपटीशन को टाई करते हैं। महाराज कहते हैं कि ध्यान रहे अगले किसी भी दौर में सामग्री को लेकर कोई भी बतंगड़ ना बनाया जाए और अगर हमारे तीनों ही राउंड्स में कोई रिजल्ट नहीं निकलता है तो इस मुकाबले के विनर होंगे मिंग। जियोंग सोचती है कि मिंग को एक एडवांटेज मिल गया है, यानी कि मैं तो हार ही गई हूँ। तो महाराज कहते हैं कि कल सेकंड राउंड इसी वक्त इसी जगह पर किया जाएगा, तो आप सब अपनी तैयारी करके आइएगा। फिर महाराज युकोंग और सभी मंत्री वहाँ से चले जाते हैं। फिर जब जियोंग अपने बावर्चियों के साथ वहाँ से जाने लगती है तो बायलोंग अपने हाथ आगे करते हैं और जियोंग को रोकते हैं। बावर्ची कहते हैं कैसे कौन रोकता है। बावर्ची मियांग कहते हैं कि अब आपको क्या चाहिए। तो याफिसु जियोंग से माफी मांगती है तो जियोंग कहती है कि किस बात की माफी। बावर्ची कहते हैं कि वैसे हर कोई इतनी शान से माफी नहीं मांगता है। बावर्ची मियांग कहते हैं कि अब लग रहा है कि किसी महान देश के बावर्ची हो। याफिसु कहती है कि मैंने आपसे सीखा है कि एक बावर्ची का अपनी सामग्री को लेकर कैसा एटीट्यूड और उसका माइंडसेट होना चाहिए और आपने जो मुझे आज सिखाया मैं इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। तो जियोंग कहती है कि सीखा तो मैंने भी है कि हमें अपनी सामग्री की सबसे ज्यादा हिफाजत करनी चाहिए और मुझे भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो याफिसु कहती है कि कल आपको भी सीखने को मिलेगा क्योंकि कल आपका मुकाबला मेरे अंकल से है। तो जियोंग कहती है कि वैसे मुझे कुछ सीखना नहीं है क्योंकि कल मुझे जीतना है। तो बायलोंग कहते हैं कि हम कल मिलते हैं और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें जियोंग को राज रसोई भी दिखाया जाता है। जियोंग रो रही होती है कि मैंने उन्हें चुनौती तो दे दी लेकिन अब मैं कल क्या करूंगी। बावर्ची कहते हैं कि राजकुमार हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, उन्होंने आखिर सारा मसाला उन्हें क्यों दे दिया। बावर्ची कहते हैं कि हमने इतनी मेहनत से उसे सुखाया था, आंखों के साथ हमने उसे पीसा था और उन्होंने ऐसे ही किसी को भी दे दिया। बावर्ची कहते हैं कि अगर हम अब कल हारे तो हम तो काम से गए। बावर्ची मियांग कहते हैं कि वो लोग तो आखिर तक यही कह रहे थे कि वही जीते हैं। तो खिलगम कहती है कि आप सब शांत हो जाओ, कम से कम आज हम हारे तो नहीं है ना। तो जियोंग कहती है कि अरे सब चुप कर जाओ, मुझे तो बस यही पता है कि कल बहुत अहम दिन है और हमारे पास मसाला नहीं है। जियोंग कहती है कि अब हम कल के पकवान के बारे में बात करते हैं, कल हम बनाएंगे लाजेजी पकवान। तो बावर्ची मिन कहते हैं कि हमें पता तो है मसालेदार बुनी हुई बतख। बावर्ची सिम कहते हैं कि लेकिन हम इसको मसाले के बिना बना तो सकते हैं ना। फिर बावर्ची सिम और बावर्ची मियांग कुछ और डिश बनाने का कहते हैं तो जियोंग कहती है कि नहीं, हम उसी के मुताबिक चलेंगे जो हमने पहले डिसाइड किया था। तो अब हम कल मसालेदार बतख नहीं बनाएंगे बल्कि हम बनाएंगे बुनी हुई बतख यानी कि पैकिंग डक। बावर्ची कहते हैं कि क्या ये भी मिंग का कोई शाही पकवान है, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। तो जियोंग कहती है कि बुनी हुई बतख मिंग का शाही पकवान है जो कई सालों से बनाई जा रही है। तो बावर्ची मियांग कहते हैं कि ये तो फिर एक मामूली सी बतख को भून के ही बन जाएगा। तो जियोंग कहती है कि हाँ हो तो जाएगा लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। बावर्ची कहते हैं कि तुम्हारा क्या ख्याल है, इसके जायके से युकोंग सेटिस्फाई तो हो जाएगा ना। जियोंग कहती है कि मुख्य दूर भी शाही परिवार का ही आदमी है तो वो भी यही देखेगा कि खाना अच्छा बना है या फिर नहीं। तो फिर एक बुनी हुई बतख इस राउंड के लिए बेस्ट रहेगी। फिर जियोंग उन सबको अपनी डिश के बारे में एक्सप्लेन करने लगती है। फिर हमें बायलोंग को दिखाते हैं जो कहते हैं कि जोशियों को बावर्चियों को हमने कम समझा था और ये हमने बहुत बड़ी गलती की, खास तौर पर उनके मुखिया बावर्ची को। कॉर्नवेली कहते हैं कि एक योद्धा की तलवार जान लेने के लिए होती है और एक बावर्ची की छुरी
जान बचाने के लिए, लेकिन वो आम बावर्ची बिल्कुल भी नहीं है। बाइलोंग कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि हमने जोशियों के बावर्चियों को कम समझा था, लेकिन कल हमें किसी भी सूरत में जीतना होगा और हमने सभी सामग्री की तैयारियां कर ली है ना। तो कॉर्नवेली कहते हैं कि जी हाँ, और फिर वो तीनों अपने पर्दे से ढकी हुई सामग्री को देखने लगते हैं। फिर हमें प्रिंस जेसन को मंत्रियों के साथ दिखाते हैं। मंत्री कहते हैं कि मिंग के बावर्ची सच में कमाल के हैं, लेकिन हमने जो मुखिया राज रसोइये के आज खाना खाया वो सच में लाजवाब था, और अब तो हमें मानना पड़ेगा कि सभी बावर्ची कमाल के हैं। प्रिंस जेसन कहते हैं कि आज के दिन तो खाना भी अच्छा था और मजा भी बहुत आया। फिर वो चांद को देखते हैं और कहते हैं कि देखो तो चांद कितना चमक रहा है। इतने में वहाँ पर मुख्य शायद सचिव आते हैं और कहते हैं कि चांद तो अब किसी और का चमकेगा। तो सभी मंत्री उन्हें देखकर शॉक हो जाते हैं। तो वो प्रिंस जेसन से कहते हैं कि आप मेरे साथ चलिए, महाराज आपसे मिलना चाहते हैं। फिर हमें महाराज को दिखाते हैं जो प्रिंस जेसन पर गुस्सा हो रहे होते हैं। महाराज कहते हैं कि आपने ऐसा करने की गुस्ताखी कैसे की? आप अच्छे से जानते थे कि मिंग के साथ हमारा कंपटीशन है और आपने हमारी मुख्य सामग्री ही वहाँ से हटवा दी। तो प्रिंस जेसन रोते हुए कहते हैं कि महाराज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे सच में नहीं पता था। जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं तो बस शाही परिवार की हेल्थ को अच्छा रखना चाहता था और मैंने सोचा नहीं था कि मेरे ऐसे करने से हमारे मुकाबले में इतना बुरा असर पड़ेगा। तो महाराज कहते हैं कि क्या आपने सच में पूरा का पूरा लाल मसाला हटवा दिया था? तो प्रिंस जेसन कहते हैं कि मैंने बस थोड़ा सा मिंग की बावर्ची को दिया था और बाकी सारा मैंने वही रहने दिया था। तो महाराज मुख्य शाही सचिव को बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं कि गोदाम से लाल मसाला जब्त किया जाए और उसे मुख्य राज रसोइया को दे दिया जाए। तो मुख्य शाही सचिव कहते हैं कि ठीक है महाराज, ये काम जल्द ही हो जाएगा। फिर हमें राजमाता को दिखाते हैं जिन्हें उनकी सेवक आकर बताती है कि आज का मुकाबला टाई हो गया है और अगर बाकी सभी मुकाबले भी बराबरी पर रहे तो जीत मिंग की हो जाएगी। तो राजमाता कहती है कि हम तो फिर अभी भी नुकसान में ही हैं। तो सखी कहती है कि ऐसी कंडीशंस बनाने के पीछे भी महाराज ही हैं। तो स्वर्गीय महाराज की दूसरी सखी कहती है कि फिर तो जरूर मुख्य राज रसोइया हारी होंगी। तो पहली सखी कहती है कि मैंने ये भी सुना है कि ये सब कुछ प्रिंस जेसन की वजह से हुआ है। प्रिंस जेसन ने गलती से मुख्य राज रसोइया की सामग्री मिंग को दे दी थी। तो राजमाता कहती है कि क्या कहा? प्रिंस जेसन ने हमारी सामग्री मिंग को दे दी? इतने बड़े अपराध को आप गलती कैसे कह सकते हैं? तो तीसरी सखी कहती है कि राजकुमार तो खुद ही साउनवान के निरीक्षक हैं, तो ऐसा करने के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी। तो दूसरी सखी कहती है कि मुख्य राज रसोइया की सामग्री को देखकर उन्हें आखिर क्या मिलेगा। फिर हमें बावर्ची मियांग को सकी खान के पास दिखाया जाता है। सकी खान कहती है कि फिर राज का मुकाबला बराबरी पर रहा। तुम्हें मैंने यहाँ पर बुलाया है ताकि मैं तुम्हें अपनी बात याद दिला दूं। तुम भूले तो नहीं हो ना, कल हमें किसी भी हाल में हारना है। तो बावर्ची मियांग कहते हैं कि सखी जी, मैंने सुना है कि इस कंपटीशन पर ही जोशियों की किस्मत टिकी हुई है। सखी खान कहती है कि शाही मामलों में एक बावर्ची को दिलचस्पी होने लगी। तो बावर्ची मियांग कहते हैं कि गुस्ताखी माफ हो सकी जी। तो सखी खान उसे कहती है कि तुम्हारी माँ अच्छी छोंग में ही रहती है ना। तो बावर्ची मियांग कहते हैं कि ये आपको कैसे पता। तो सखी खान हंसने लगती है, यानी कि सखी खान बावर्ची मियांग को उनकी माँ का नाम लेते हुए ब्लैकमेल कर रही होती है। फिर हमें नेक्स्ट डे कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है। मुख्य शाही सचिव सबको अनाउंस करके बताते हैं कि आज हमारा सेकंड राउंड है और आज का पकवान जो हमें बनाना होगा वो हमें एक दूसरे के मुल्क का बनाना है। फिर कंपटीशन स्टार्ट कर दिया जाता है। फिर मिंग के बावर्ची जब अपनी पर्दे में ढकी हुई सामग्री को सामने लेकर आते हैं तो सभी को उसकी खुशबू आने लगती है। जियोंग कहती है कि ये खुशबू कैसी है। फिर जब मिंग के बावर्ची उसके ऊपर से कवर हटाते हैं तो वो बहुत बड़ा कमल का फूल होता है। सभी बावर्ची उस फूल को देखने लगते हैं। बावर्ची कहते हैं कि इतना बड़ा कमल का फूल इन्हें मिला कहाँ से। तो महाराज देखते हैं और कहते हैं कि ये एक सुनहरा कमल है। तो ये गोंग महाराज से पूछता है कि क्या आप इतना बड़ा कमल का फूल पहली बार देख रहे हैं? तो महाराज कहते हैं कि जी हाँ, इतना बड़ा फूल तो पहली बार ही देख रहे हैं। फिर सभी बावर्ची अपना खाना बनाने में लग जाते हैं। फिर जब जियोंग अपनी बतख को बुनने के लिए तैयार करती है तो युगोंग उसे देख रहा होता है और कहता
है कि क्या ये एक बुनी हुई बतख बना रही है और अगर इसके टेस्ट में जरा सा भी फर्क रहा तो इसका बनाना सब जाया चले जाएगा। और वो जियों की काबिलियत पर शक कर रहे होते हैं तो महाराज कहते हैं कि मुख्य राज रसोइया ये बना रही है तो ये कोई मामूली बुनी हुई बतख तो नहीं होगी। बावर्ची मियांग जियोंग से कहते हैं कि इतनी मेहनत कोई बड़ा जानवर होता तो समझ आता, इसके लिए इतनी मेहनत। बावर्ची कहते हैं कि मुझे डर है कहीं हमारी बतख ज्यादा पककर कड़क ना हो जाए। जियोंग कहती है कि हम इसे बहुत ही तेज आंच पर पका रहे हैं तो इसकी सारी चर्बी निकल जाएगी और हमारे पास बचेगी कुरकुरी खाल और मखमली मांस। और फिर यहीं पर एपिसोड 8 कंप्लीट हो जाती है। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।